नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हुए हमले से घिरी बीजेपी की, महाराष्ट्र में शुरू हुए मराठा आंदोलन की, बात करेंगे चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर हाईकोर्ट के सख्त निर्देश की, बिहार में सीट बंटवारे पर एनडीए में बढ़ते टकराव की, जानेंगे झारखंड के सीएम से ईडी ने पूछे क्या सवाल, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अब चुनाव आयोग ने भी उठाए सवाल, कहा हर 15 साल में खरीदनी पड़ेगी 10,000 करोड़ की ईवीएम। एनसीपी में बंटवारे और अयोग्यता याचिकाओं पर 23 जनवरी से महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष करेंगे सुनवाई। पिछले साल जुलाई में अजीत पवार ने विधायकों के साथ की थी बगावत। भारत म्यांमार बॉर्डर पर तार फेंसिंग कराएगी सरकार, अमित शाह बोले घुसपैठ रोकने के लिए दोनों देशों के बीच फ्री मूवमेंट पर पाबंदी लगेगी। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 237 अंकों की तेजी के साथ 71,424 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 110 अंकों की तेजी के साथ 21,572 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। अब आज की सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से बीजेपी पहले से ही घबराई हुई थी, क्योंकि ये यात्रा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले निकाली जा रही थी। यात्रा को मिल रहे समर्थन ने बीजेपी की नींद अलग से उड़ा दी है। इसके बाद से ही बीजेपी यात्रा के रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश में जुट गई है, और अब जब सफलता नहीं मिली तो यात्रा पर ही हमला बोल दिया गया, जिससे कांग्रेस ही नहीं देश के आम लोगों में भी गुस्सा नजर आ रहा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। उसे समझ नहीं आ रहा कि इस यात्रा को मिल रही सफलता से कैसे निपटा जाए। असम की बीजेपी सरकार ने तो कांग्रेस की यात्रा के रास्ते में रुकावट डालने के साथ ही एफआईआर कर जेल में डालने की भी धमकी दे दी है। राहुल गांधी ने भी राज्य के सीएम हिमंता के घोटाले की लिस्ट खोलकर रख दी है, लेकिन यात्रा के 7वें दिन वो हुआ जो राहुल गांधी की पहली भारत जोड़ो यात्रा के 140 दिनों में नहीं हुआ था। न्याय यात्रा की सफलता का असर ही कहा जाएगा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का सब्र टूट गया और उन्होंने न्याय यात्रा पर हमला कर दिया। कांग्रेस का दावा है कि यात्रा पर हमला करने वाले लोग बीजेपी कार्यकर्ता हैं। पार्टी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, असम के लखीमपुर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के काफिले पर बीजेपी के गुंडों ने हमला कर दिया। बीजेपी के गुंडों ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पोस्टर बैनर फाड़े और गाड़ियों को निशाना बनाया। ये कायराना और शर्मनाक हरकत दिखाती है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से मिल रहे प्यार और समर्थन से बीजेपी सरकार घबरा गई है। लेकिन मोदी सरकार और उसके इशारों पर चलने वाले असम के सीएम ये अच्छी तरह समझ लें कि ये भारत की यात्रा है, अन्याय के खिलाफ न्याय की यात्रा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कोई शक्ति नहीं रोक सकती। यात्रा जारी रहेगी न्याय का हक मिलने तक। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से कहा कि वो असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा से सिर्फ 2 बातें कहें। पहला, हमें बीजेपी और आरएसएस के लिए उनकी वफादारी का कोई नया सबूत नहीं चाहिए। दूसरा, जिस रास्ते से जेपी नड्डा की रैली निकली थी उसी रास्ते से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने की अनुमति दे। वहीं कांग्रेस ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें एक व्यक्ति यात्रा के बैनर पोस्टर फाड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसे लेकर बीजेपी को घेरा और खड़गे ने कहा कि बीते 10 साल में बीजेपी ने देश की जनता को संविधान की तरफ से मिले हर अधिकार और न्याय को मिटाने की कोशिश की है। बीजेपी लोगों की आवाज दबाना चाहती है और इसके जरिए लोकतंत्र पर कब्जा करना चाहती है। कांग्रेस इस हमलों के लिए जिम्मेदार असम की बीजेपी सरकार की इन चालों और हमलों से डरने वाली नहीं है। हम भाजपा के इन गुंडों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस की तरफ से इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसी बीच भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब अरुणाचल प्रदेश पहुंच गई है। राहुल की यात्रा पर हुए हमले से कांग्रेस में गुस्सा नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में मराठाओं के अंदर भी गुस्सा दिखाई पड़ रहा है। आरक्षण की मांग को लेकर अब मराठाओं ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। मुंबई की तरफ से मराठाओं का मार्च शुरू हो चुका है। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने शनिवार को हजारों लोगों के साथ मिलकर महाराष्ट्र में जालना से लेकर मुंबई तक विरोध प्रदर्शन शुरू किया। उनका ये प्रदर्शन अपने समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर है। मार्च शुरू करने से पहले जरांगे ने मीडिया से बात की। उन्होंने राज्य सरकार को क्रूर और असंवेदनशील व्यवहार के लिए लताड़ लगाई। जरांगे ने कहा कि राज्य सरकार मराठा आरक्षण के मुद्दे को सुलझाने में नाकाम रही। इसके साथ ही उन्होंने अंतिम सांस तक इस लड़ाई को जारी रखने की कसम खाई है। ये प्रदर्शन मार्च जरांगे के पैतृक गांव अंतरावली सारथी गांव से 11 बजे शुरू हुई। जरांगे ने कहा, आरक्षण के लिए मराठा समुदाय ने सरकार को 7 महीने का समय दिया था, लेकिन इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया। मैं इस प्रदर्शन को अपनी आखिरी सांस तक जारी रखूंगा। जब तक आरक्षण की मांग पूरी नहीं हो जाती मैं पीछे नहीं हटूंगा। जरांगे ने मराठा युवाओं के
जान जाने में वृद्धि का हवाला देते हुए राज्य सरकार और अन्य मंत्रियों की आलोचना की है। उन्होंने कहा, मराठा युवा आरक्षण के मुद्दे पर अपनी जान दे रहे हैं, लेकिन सरकार अब भी कुछ नहीं कर रही है। सरकार इतनी क्रूर और असंवेदनशील कैसे हो सकती है। उन्होंने बताया कि इस प्रदर्शन के दौरान भूख हड़ताल पर वो अपने समुदाय के लोगों के साथ बात करेंगे। 25 जनवरी को जरांगे के मुंबई पहुंचने की संभावना है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सीएम एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में 1 नवंबर 2023 को सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने सहमति जताई कि मराठा समुदाय को आरक्षण मिलना ही चाहिए। बैठक के बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा था, ये निर्णय लिया गया है कि आरक्षण कानून के दायरे में और अन्य समुदाय के साथ अन्याय किए बिना होना चाहिए। उस समय सीएम शिंदे ने आरक्षण के लिए अनशन पर बैठे मनोज जारंगे से अपील की कि वो अनशन खत्म करे। हिंसा ठीक नहीं है, जिसके बाद मनोज जारंगे ने अनशन खत्म कर दिया था, लेकिन अभी तक मनोज जारंगे की मांग सीएम एकनाथ शिंदे ने पूरी नहीं की है और एक बार फिर से मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन की तैयारी तेज हो गई है। महाराष्ट्र में मराठाओं की आबादी 30 से 33% है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 20 से 22 सीटें और विधानसभा की 288 सीटों में से 80 से 85 सीटों पर मराठा वोट निर्णायक माना जाता है। अब देखना होगा कि सरकार चुनाव को देखते हुए क्या फैसला लेती है। बीजेपी के लिए मुश्किल हर तरफ दिखाई दे रही है। चंडीगढ़ में अब तक उसका मेयर था, लेकिन अब मेयर की सीट भी संकट में है। 18 जनवरी को मेयर पद पर चुनाव था, लेकिन ये टल गया। आप कांग्रेस का दावा है कि चुनाव में बीजेपी की हार तय थी, इसीलिए इसे टाल दिया गया है। दोनों दल हाईकोर्ट पहुंचे थे, जहां हाईकोर्ट ने प्रशासन को सख्त निर्देश दे दिए हैं। तो क्या कहा है हाईकोर्ट ने, देखिए इस रिपोर्ट में। चंडीगढ़ मेयर चुनाव 18 जनवरी को होने थे। मतदान से आधे घंटे पहले पीठासीन अधिकारी के बीमार होने की वजह से चुनाव को स्थगित कर दिया गया था और वोटिंग के लिए 6 फरवरी का दिन तय किया गया था। इस चुनाव में कांग्रेस और आप बीजेपी के खिलाफ एक साथ आए हैं। चुनाव स्थगित होने के बाद कांग्रेस और आप ने बीजेपी पर कई आरोप लगाए थे। साथ ही पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि चुनाव में 18 दिन की देरी स्वीकार नहीं की जा सकती। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस दिया है। 23 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने साफ किया है कि 26 जनवरी से पहले ये चुनाव जरूरी है, नहीं तो हाईकोर्ट को आवश्यक आदेश जारी करना पड़ेगा। याचिका पर हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन, नगर निगम सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर दिया है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कानून व्यवस्था की दलीलें देते हुए चुनाव टालने पर भी प्रशासन को फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसी दलीलें स्वीकार नहीं की जा सकती। आपको बता दें कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव गुरुवार को मतदान से आधे घंटे पहले पीठासीन अधिकारी के बीमार होने की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया था। इसके खिलाफ मेयर पद के उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गुरुवार को ही चुनाव करवाने की मांग की थी। याचिका पर हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम को 23 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिया था। इसके बाद डीसी ने आदेश जारी कर 6 फरवरी को चुनाव करवाने का निर्णय लिया था। ऐसे में चुनाव में देरी न हो, इसके लिए एक और याचिका दाखिल करते हुए कुलदीप कुमार ने 24 घंटे में कोर्ट कमिश्नर की निगरानी में चुनाव करवाने की मांग रखी थी। साथ ही याचिका में डीसी के आदेश को रद्द करने की भी मांग की गई थी। इस चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की ये चौथी याचिका है। सबसे पहले कांग्रेस ने एक पार्षद को हाउस अरेस्ट बताते हुए उसे छुड़ाने को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने रात 1 बजे सुनवाई करते हुए प्रशासन को नोटिस जारी किया था। हालांकि अगले दिन शाम को हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद 17 जनवरी को याचिका दाखिल करते हुए कोर्ट कमिश्नर की निगरानी में चुनाव करवाने की अपील की गई थी। हाईकोर्ट ने इसे इनकार करते हुए चुनाव की वीडियोग्राफी का आदेश दिया था। इसके बाद एक बार फिर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने 23 जनवरी को अगली सुनवाई की तारीख दी है। अब देखना होगा कि इस सुनवाई में क्या कुछ होता है। चंडीगढ़ में बीजेपी की हार तय है। इंडिया गठबंधन के आगे वो कमजोर नजर आ रही है, तो बिहार में भी बीजेपी इंडिया के आगे कमजोर नजर आ रही है, जिसके बाद उसके सहयोगियों ने भी बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। सहयोगियों की मांग के आगे बीजेपी या तो सरेंडर करेगी या फिर बिहार में एनडीए बिखर जाएगा। तो कैसे मुश्किल में फंस गई है बीजेपी, देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव में इस बार बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन की मजबूत होती स्थिति के चलते पार्टी पहले ही परेशान दिखाई दे रही है और उसकी इस परेशानी को बीजेपी के सहयोगियों ने और बढ़ा दिया है। सीटों की संख्या को लेकर बीजेपी में खींचतान मची हुई है। बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा परेशानी बिहार में दिखाई दे रही है। पार्टी राज्य की 30 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, जबकि 10 सीटें वो अपने सहयोगियों को देने को तैयार है। लेकिन सहयोगियों की डिमांड ने बीजेपी के सभी समीकरण बिगाड़ दिए हैं। एक और बीजेपी के नेता नीतीश कुमार के एनडीए में आने के दावे कर रहे हैं,
लेकिन उसके जो सहयोगी हैं अभी वो ही उनसे संभल नहीं रहे हैं, क्योंकि सीटों को लेकर एनडीए में जमकर खींचतान शुरू हो गई है। दरअसल सहयोगियों में सबसे बड़ी डिमांड तो एलजेपी के दोनों गुटों की ओर से चल रही है। पशुपति पारस और चिराग पासवान दोनों ही 6-6 सीटों पर दावा कर रहे हैं। एक और पशुपति पारस दावा कर रहे हैं कि उनके साथ एलजेपी के सभी जीते हुए सांसद हैं, तो दूसरी ओर चिराग पासवान खुद को पिता की विरासत का असली हकदार बता रहे हैं। इसके साथ ही हाजीपुर सीट को लेकर भी पेच फंसा हुआ है। चिराग और पशुपति दोनों ही इस सीट पर दावेदारी कर रहे हैं, दोनों इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस बीच उपेंद्र कुशवाहा की ओर से भी 5 सीटों पर दावा किया गया है, जबकि जीतन राम मांझी 2 सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं। इस बीच विकासशील इंसान पार्टी से भी बीजेपी गठबंधन की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन मुकेश सहनी ने साफ कर दिया है कि वो 6 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसी के चलते उनकी एनडीए में एंट्री रुकी हुई है, यानी बीआईपी को हटा भी दें तो 19 सीटों पर बीजेपी के सहयोगियों की दावेदारी है और इसी के चलते सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। संकेत मिल रहे हैं कि सीट बंटवारे के चलते एनडीए बिखरता दिखाई दे रहा है। बीजेपी की मुश्किल इंडिया गठबंधन ने बढ़ा दी है, तो इंडिया गठबंधन की मुश्किलों को ईडी बढ़ाने में लगी है। आप कांग्रेस, आरजेडी, एनसीपी, जेएमएम, टीएमसी सहित गठबंधन के तमाम दलों के नेताओं को ईडी समन पर समन भेज रही है और आज उसने झारखंड के सीएम से लंबी पूछताछ भी की है। तो क्यों हुई पूछताछ, देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड भूमि घोटाले को लेकर आज ईडी की टीम रांची पहुंची और सीएम हेमंत सोरेन से लंबी पूछताछ की। पूछताछ से पहले सीएम आवास के आसपास केंद्रीय बलों को सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया गया, तो दूसरी तरफ सीएम आवास से कुछ ही मीटर दूरी पर जेएमएम के कार्यकर्ता और सीएम के समर्थक बड़ी संख्या में जमा होकर प्रदर्शन किया। ईडी ने पूछताछ के लिए पहले 7 समन भेजे थे और जब 8वां समन आया तो हेमंत सोरेन ने ईडी को अपने घर पर ही बुला लिया। दरअसल ये पूरा मामला रांची में सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध खरीद से जुड़ा हुआ है। इस मामले में प्रदीप बागची, विष्णु कुमार अग्रवाल, भानु प्रताप प्रसाद और अन्य आरोपियों पर पश्चिम बंगाल और झारखंड में मामला दर्ज किया गया था और बाद में इसमें ईडी की एंट्री हो गई। ईडी अब तक इस मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और दावा तो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के भी हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल आज ईडी की ओर से सिर्फ पूछताछ की गई है। ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ के बाद संकेत दिया कि हेमंत सोरेन से आगे भी पूछताछ की जा सकती है। जल्द ही उन्हें एक और समन भेजा जा सकता है। बीजेपी को ईडी के अलावा किसी और पर भरोसा है तो वो है राम मंदिर। जी हाँ, राम मंदिर को लेकर बीजेपी पूरे देश में प्रचार कर रही है, लेकिन मंदिर को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उससे वो खुद फंसती हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले राम के नाम को लेकर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी राम के नाम पर वोट मांगने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने में लगा हुआ है। तो वहीं राम मंदिर को लेकर शंकराचार्यों ने भी मोदी सरकार की आलोचना की है। इसी कड़ी में अब राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने भी अब रामलला की मूर्ति को लेकर आपत्ति जताई है। दरअसल अयोध्या राम मंदिर में प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पूजा अर्चना और अनुष्ठान किए जा रहे हैं। इस बीच रामलला की एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें भगवान के आंख खुले हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस पर राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने नाराजगी जताई है और कहा कि ऐसा स्वरूप मिल नहीं सकता, अगर ऐसा हुआ है तो उसकी जांच होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा तक भगवान के आंख नहीं खुलेंगे। ऐसा किसने किया और क्यों किया, कैसे ये मूर्ति वायरल हो गई, उनकी जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा तक पूरा श्रृंगार होगा लेकिन आंख नहीं खुलेंगे। आपको बता दें कि इस बीच मुख्य पुजारी ने कहा कि रामलला के शरीर के अन्य हिस्से खोल सकते हैं लेकिन आंख नहीं खुलेंगे। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से राम मंदिर को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि चंपत राय ने सभी हिंदुओं के धर्म गुरु शंकराचार्य जी की पीठ को ये कहते हुए अपमानित किया था कि रामलला के मंदिर पर राम नंदी संप्रदाय का हक है। अब राम नंदी संप्रदाय के प्रमुख पीठाधीश्वर स्वामी राम नरेशाचार्य जी को सुन लीजिए। पहले उन्होंने 2500 वर्ष पुरानी शंकराचार्य जी की गादी को अपमानित किया और अब समस्त राम नंदी संप्रदाय को अपमानित किया। चंपत राय जी और बीएचपी डिजिटल को सभी पीठों के शंकराचार्य जी से और राम नंदी संप्रदाय के प्रमुख स्वामी राम नरेशाचार्य जी से माफी मांगना चाहिए। मोदी जी आपके सभी प्रयासों पर चंपत राय जी पानी फेर रहे हैं। जरा सोचिए,
आपको बता दें कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शंकराचार्यों ने मोदी सरकार के खिलाफ आपत्ति जताई है। अब किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा है तो दूसरी तरफ सवाल कांग्रेस ने अपने उन नेताओं से भी पूछ लिए हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम किया। मध्य प्रदेश में ऐसे 79 नेताओं के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत की उम्मीद थी, लेकिन पार्टी के हिस्से में हार आई। यह हार कई मायनों में चौंकाने वाली थी, क्योंकि जो चुनाव को लेकर सर्वे आ रहे थे उसमें कांग्रेस की जीत तय मानी जा रही थी। ऐसे में हार के बाद पार्टी में मंथन हुआ और इस दौरान कई ऐसे नेताओं की पहचान हुई जिन्हें पार्टी ने चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दी थी, लेकिन उन्होंने पार्टी के ही खिलाफ काम किया और अब पार्टी ऐसे लोगों पर एक्शन ले रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। साथ ही विधानसभा चुनावों में हार के कारणों को तलाशा जा रहा है। जो गलतियां हुई उसे ठीक किया जा रहा है। पार्टी ने उन गद्दारों की पहचान की है जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी चुनाव जिताने की, लेकिन उन्होंने पार्टी को हराने का ही काम किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ऐसे नेताओं को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में पार्टी की अनुशासन समिति की बैठक में इसे लेकर मंथन किया गया और बैठक के बाद करीब 150 और नेताओं जिनके खिलाफ शिकायतें मिली थी उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और 79 नेताओं को पार्टी से निकालने की तैयारी पूरी हो गई है। कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने बताया कि 79 लोगों को पार्टी से निकालने का प्रस्ताव पास हो गया है, लेकिन अभी इसकी घोषणा नहीं की गई है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पार्टी के खिलाफ चुनाव में काम किया था। वर्मा ने कहा कि 150 लोगों को नोटिस भेजा गया है। 10 दिन बाद एक बार फिर अनुशासन कमेटी की बैठक होगी। जिन नेताओं के खिलाफ शिकायतें मिली हैं, उनकी जांच होगी और जो दोषी पाए जाएंगे उन्हें पार्टी से बाहर निकाला जाएगा। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने अब ऐसे नेताओं को सख्त संदेश दे दिया है कि गद्दारों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। पार्टी के खिलाफ कोई काम करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और बुलेटिन के आखिर में देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर। आखिर मणिपुर से बचकर निकल गई राहुल गांधी की भारत जोड़ो एकता यात्रा पर असम में हमला हो गया है। आप जानते ही होंगे कि इस पर हमला करने वाले लोग कौन होंगे। कांग्रेस ने उन पर आरोप लगा दिया है। अब देखिए ना भाई, इस यात्रा का नाम ही जो है गलत है, क्योंकि ये भारत जोड़ो यात्रा, इसमें जोड़ो तो पहले से ही जुड़ा हुआ था और अब उसमें एकता भी जोड़ दिया गया है। यानी कि जो लोग तोड़ने की बात करते थे और एकता की जगह पर नफरत फैलाते थे, उनको ये बात कैसे मंजूर होती। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।